देते हुए कहा, समझ गया। गियोन के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी जो आत्मविश्वास से भरी अभिव्यक्ति थी। उन्हें 1 घंटे का समय देना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक वे बैकअप जहाज के आने का इंतजार करते और अपनी आखिरी उम्मीद भी तोड़ते, वे बच नहीं पाते। अगर वे युद्धपोतों पर कब्जा करने की कोशिश भी करते, तो गियोन के पास एक आखिरी उपाय था, युद्धपोतों को डुबो देना। फिर जब दोनों पक्षों के पास छोड़ने के लिए कोई जहाज नहीं होता, तो वे एक दूसरे को शांत बेट में फंसा सकते थे। तोपखाने की गोलाबारी क्षण भर के लिए थम गई थी। वाइस एडमिरल गियोन, जैसा कि तय हुआ था, ईशान के साथ कैदियों की अदलाबदली का इंतजार कर रहे थे। गियोन के आदेशों का पालन करते हुए नौसेना के सैनिकों ने समुद्र पर कड़ी निगरानी रखी तथा निकट आने वाले किसी भी जहाज के संकेत पर नजर रखी। वे न सिर्फ समुद्र पर नजर रखते थे, बल्कि कभी-कभी आसमान की ओर भी देखते थे। गियोन को नौसेना मुख्यालय से पता चला था कि ईशान जब मुख्यालय से भागा था, तो वह एक सुनहरे हवाई जहाज पर सवार होकर भागा था। इसलिए गियोन को पक्का शक था कि ईशान की मदद के लिए आने वाला जहाज एक उड़ने वाला जहाज था। जहाज के डेक पर खड़े होकर वाइस एडमिरल गियोन ने उत्सुकता से डैन डैन मुशी के माध्यम से नौसेना मुख्यालय से संपर्क किया। इस बार उसे ईशान को रोकने का काम सौंपा गया था, लेकिन अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। एडमिरल सेनगोकू का मूल इरादा गियोन की शैतानी फल क्षमता का इस्तेमाल करके यह देखना था कि क्या वे मैगलन के साथ मिलकर ईशान पर कब्जा कर सकते हैं। आखिरकार नौसेना अब ईशान की क्षमताओं के बारे में काफी कुछ जानती थी। यह समझती थी कि उसके ज्यादातर हमले आग और बिजली पर निर्भर करते थे, साथ ही तलवारबाजी में भी उसकी महारत थी। गियोन का कोमल फल ऐसे ऊर्जा हमलों को वश में करने में सक्षम था, और वह तलवारबाजी में भी कुशल थी। किसी भी नजरिए से गियोन का ईशान पर एक संयमी प्रभाव था। इसके अलावा मैगलन की वेनम फ्रूट क्षमता और उनके बैकअप के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में शिर्यू की रिहाई के साथ इम्पेल डाउन और वाइस एडमिरल गियोन के 2 जेलरों के साथ उनका मानना था कि उनमें से 3 ईशान और जेल ब्रेकरों के उसके गिरोह से निपटने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि सेनगोकू व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, इसलिए स्थिति के बारे में उसकी भविष्यवाणियां अपर्याप्त थीं। किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि मैगलन की दुर्जेय विश्विश फल क्षमता का ईशान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अपरिहार्य था। हालांकि नौसेना ने ईशान की क्षमताओं के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर ली थी, लेकिन वे ईशान की 3 सेक्रेड लिंक्स शील्ड से विषाक्त पदार्थों को दूर भगाने की क्षमता से अनजान थे। यह क्षमता शायद ही कभी प्रदर्शित हुई थी, और यहाँ तक कि जिन लोगों को ईशान ने ठीक किया था, वे भी यही मानते थे कि उसके पास उपचार करने की क्षमता है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि पवित्र शील्ड जहरीले हमलों को भी दूर भगा सकती है। इस गलतफहमी का नतीजा यह हुआ कि जब वाइस एडमिरल गियोन जेल पहुंचे, तो मैगलन ईशान की प्रगति में कोई खास देरी नहीं कर पाए। नतीजतन ईशान की जेल तोड़ने की कार्रवाई गियोन की अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी। जब तक वह पहुंची, ईशान कैदियों को छुड़ा चुका था। इसके अलावा यहां तक कि पूर्व मुख्य जेलर शिरु भी गद्दार बन गया था। यह सबसे बड़ी गलती थी, जिससे स्थिति गियोन, मैगलन और शिरु से ईशान के खिलाफ हो गई, और अकेले गियोन को समुद्र के 3 सरदारों का सामना करना पड़ा। यह घटनाक्रम गियोन की उम्मीदों से परे था। उसे ईशान से पूरी तरह से बात करने का मौका भी नहीं मिला था कि उसे समुद्र की सतह पर वापस लौटना पड़ा। और सबसे बुरी बात यह थी कि हालांकि उसने ड्रैगन हंटर पायरेट्स के कर्णधार को पकड़ लिया था, जो कि वास्तव में ईशान के दल के एक महत्वपूर्ण सदस्य को पकड़ रहा था, अब मैगलन को भी पकड़ लिया गया था। इससे उसे समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तथा वह अनिच्छा से ईशान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गई।
अब उसे एहसास हो गया था कि उसका मिशन पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने जल्दी से नौसेना मुख्यालय से संपर्क किया, यह देखने की उम्मीद में कि क्या वे अभी भी उसकी सहायता के लिए कुछ अतिरिक्त सैनिक भेज सकते हैं। हालांकि दुर्भाग्य से एडमिरल सेनगोकू ने उसे बताया कि व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं के खिलाफ युद्ध की तैयारी में नई दुनिया में सेनाओं की वापसी के कारण नौसेना मुख्यालय की सुरक्षा अब काफी कम हो गई है। मैरी जॉय की सुरक्षा में केवल कुछ ही युद्धपोत थे। सिद्धांत रूप में किसी भी समुद्री डाकू दल को नौसेना मुख्यालय पर हमला करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, लेकिन कौन कह सकता है कि वहां कुछ दुस्साहसी लोग मौजूद हैं। सेनगोकू अब काफी परेशान था। वह वास्तव में गियोन की सहायता के लिए कुछ और युद्धपोतों को भेज सकता था, लेकिन बिना किसी सक्षम नेता के अगर वे आ भी गए तो भी गियोन को उनकी सहायता बहुत कम होगी। दरअसल अतिरिक्त बल उपलब्ध थे। अब केवल पूर्व एडमिरल ज़ेफायर के नेतृत्व वाली मरीन स्पेशल फोर्सेस ही एकमात्र नौसैनिक बल थी जिसे तैनात किया जा सकता था। हालांकि ज़ेफायर की स्पेशल फोर्सेस लंबे समय से बाहर समुद्री लुटेरों का शिकार कर रही थी। अगर वे अभी उससे संपर्क भी कर पाते तो भी उसे इम्पेल डाउन पहुंचने में बहुत समय लगता। इस स्थिति के बारे में जानकर गियोन भी चुप हो गया। नौसेना मुख्यालय में लगभग सभी को लगा कि इम्पेल डाउन पर इस हमले के लिए ईशान का समय चुनना बिल्कुल बेतुका था। इससे नौसेना की हालत खराब हो रही थी। ऐसा लगता है कि हमें खुद पर निर्भर रहना होगा। गियोन ने चुपचाप डेन डेन मुशी को फोन रख दिया। तभी हेड जेलर डोमिनो गियोन के पास पहुंचा और सूचना दी, वाइस एडमिरल गियोन, दूरबीन से पता चला है कि हेड जेलर नहीं, शिरू ऑफ द रेन दुश्मन की कतार में नहीं है। उनके एलवी 6 कैदियों में केवल फिशमैन जयदेव और क्रोकोडाइल शामिल हैं। बाकी सभी अनुपस्थित प्रतीत होते हैं। इम्पेल डाउन में इस समय गंभीर रिसाव हो रहा है। क्या हमें पानी के भीतर रिसाव को बंद करने के लिए ब्लू गोरिल्ला जेलर भेजने चाहिए? कृपया बताएं। चलो उन्हें सील करने का कोई रास्ता खोजते हैं। गियोन ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस घटना के बाद इम्पेल डाउन जल्द से जल्द अपना काम फिर से शुरू कर सके। जी मैडम। डोमिनो ने सलाम किया और फिर जाने के लिए मुड़ा। अजीब बात है, बारिश का शिरू दुश्मन के साथ नहीं है। तो वो कहाँ गया? या छठे लेवल पर कुछ हुआ है? कुछ समझ न पाने पर गियोन अपने डिप्टी रियर एडमिरल की ओर मुड़ी और पूछा, कैसा हाल है? क्या समुद्र में कोई जहाज दिखाई दे रहा है? कोई नहीं है। रियर एडमिरल ने सिर हिलाया। आसमान में भी कोई संदिग्ध लक्ष्य नहीं है। गियोन ने आसमान की तरफ देखा। यह इलाका शांत क्षेत्र था और मौसम हमेशा अच्छा रहता था, इसलिए आसमान में दृश्यता अच्छी थी। अगर कोई संदिग्ध लक्ष्य होता तो वह एक नजर में दिखाई देता। अपनी चौकसी कम मत करो, पूरी तरह सतर्क रहो, गियोन ने आदेश दिया। रियर एडमिरल ने स्वीकृति में सिर हिलाया, जबकि गियोन अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके इम्पेल डाउन की दिशा में देखती हुई खड़ी थी। ईशान, तुम असल में क्या प्लान कर रहे हो? इम्पेल डाउन के प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में कैदी एकत्र हुए, कुछ उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे और कभी-कभी समुद्र की ओर देख रहे थे। हालांकि नौसेना की तोपों की गोलाबारी बंद हो गई थी, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली थी, लेकिन अपेक्षित सहायक जहाज अभी तक नहीं आए थे। निस्संदेह वे बेचैनी महसूस कर रहे थे। स्वतंत्रता उनकी मुट्ठी में थी। इम्पेल डाउन छोड़ने से बस एक कदम दूर हर कोई चिंतित था कि वे अंतिम क्षण में असफल हो सकते हैं। कैप्टन ईशान, बॉस। एक कैदी सावधानी से ईशान के पास आया और बोला, शायद अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए।
चलो पहले एक युद्धपोत छीनने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। हाँ हाँ, अन्य कैदियों ने भी कहा। यह क्या है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ईशान ने कैदियों के समूह को धूर्त मुस्कान से देखा। ईशान के हाव भाव देखकर कैदी छठी मंजिल का दृश्य याद करके सिहर उठे। उन्होंने झट से हाथ हिलाकर विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल हमें आप पर भरोसा है बॉस। तो चुप हो जाओ, ईशान ने अधीरता से कहा। तुरंत ही कैदी चुप हो गए। कितना बोरिंग, ललित ने शिकायत की। फिर बंटी को पकड़ लिया और बोला, अरे बंटी, अपने शेर को किसी घेरे या किसी चीज से कूदाओ। बंटी गुस्से से भड़क उठा, ललित का कॉलर पकड़ लिया और गुर्राते हुए बोला, हम बंटी की समुद्री डाकू टोली हैं, कोई सर्कस नहीं। स्ट्रॉ हैट वाले बदमाश, क्या तुम खुद को मरवाना चाह रहे हो? हाँ, हम ग्रैंड लाइन पर सिर्फ तुमसे बदला लेने आए थे। अलविदा ने अपना लोहे का डंडा उठाया और कहा, यहां से निकलते ही हम फिर से दुश्मन बन जाएंगे। तुम तैयार रहना। हाँ 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 हाँ, ललित जोर से हंसा, कमर पर हाथ रखे, फिर ट्राफलगर लक्ष्य की ओर मुड़ा और पूछा, अरे तोरा, क्या तुम भी शेर को हूप से कूदते देखना चाहती हो? बहुत मजा आएगा। लक्ष्य ने हैरान भाव से ललित की ओर देखा। हमने पहले ही कहा था कि हम सर्कस नहीं हैं। बंटी ललित पर गरजा, क्या तुम समझ नहीं सकते? हालांकि ठीक उसी समय ईशान ने पीछे मुड़कर बंटी से कहा, वास्तव में मैं भी इसे देखना चाहता हूं। बंटी एकदम से दंग रह गया। उसने पहले ईशान की तरफ देखा, फिर अपने शेर रिची की तरफ और आखिर में उंगलियां चटकाते हुए बोला, रिची कूद। अगले ही पल मोजी किसी तरह एक घेरा बनाने में कामयाब हो गया और रिची शेर उसमें से कूदने लगा। ललित, चौपर और उसोप एक कतार में बैठे तालियां बजाते और खिलखिलाकर हंसते हुए देख रहे थे। बस 10 मिनट बचे हैं। क्या तुम्हारा जहाज सचमुच आएगा? मगरमच्छ ने ईशान के पास आकर धीरे से पूछा। ईशान कुछ कह पाता उससे पहले ही अचानक छपाक की आवाज आई और जयदेव समुद्र से बाहर आ गया। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। जयदेव नॉटेड स्लाइटली एट ईशान। ईशान का उत्साह तुरंत बढ़ गया। आखिरकार वह आ ही गया। उन्होंने मैगलन को अपने कंधों पर उठाया और नौसेना के युद्धपोतों की ओर उड़ चले। ईशान के दोबारा प्रकट होने से नौसेना में बेचैनी बढ़ गई। हालांकि जब ईशान युद्धपोत के ऊपर से उड़कर गियोन से बोला, छोड़ो, मैंने अपना मन बदल लिया है। पहले कैदियों की अदलाबदली करते हैं। गियोन को उस पर यकीन नहीं हुआ। 1 घंटा भी नहीं बीता था और ईशान पहले ही उड़कर आ चुका था। शायद उसका सहायक जहाज आ गया था। इसलिए उसने ईशान के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने बगल में खड़े नौसेना के रियर एडमिरल की तरफ देखा। हालांकि रियर एडमिरल हैरान थे। वे इतने समय से समुद्र और आकाश का अवलोकन कर रहे थे, पर उन्हें किसी जहाज का कोई निशान नहीं दिखा था। आखिर क्या हो रहा था? गियोन भी हैरान थी। जब वो सोच ही रही थी कि ईशान क्या करने वाला है, तभी उसने ईशान को फिर से उसे उकसाते सुना। ठीक है, चलो अदलाबदली कर लेते हैं। जियोन ने एक पल सोचा और आखिरकार मान गई। उसे लगा कि यही तरीका बेहतर है। अगर वे पहले मैगलन की अदलाबदली कर लें, तो वे उन पर बेखौफ गोलियां चला सकते हैं। फिर गियोन ने एनेल को पकड़कर ईशान की ओर फेंक दिया, जबकि ईशान ने मैगलन को गियोन की ओर फेंक दिया। दोनों ने अदलाबदली करने वाले कैदियों को पकड़ लिया। हालांकि पहले के विपरीत इस बार मैगलन का मुंह फटे कपड़े के एक टुकड़े से ढका हुआ था। जैसे ही गियोन ने उसे पकड़ा, उसने तुरंत धीमी आवाज निकाली।
कुछ गड़बड़ होने का आभास होने पर ग्योन ने तुरंत मैगलन के मुंह पर से कपड़ा फाड़ दिया। सावधान, वे पानी के नीचे से भाग सकते हैं। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, मैगलन तुरंत चिल्लाया। ग्योन चौंक गया और जल्दी से ऊपर देखा, लेकिन ईशान, जिसने एनेल प्राप्त किया था, पहले ही गायब हो चुका था। ग्योन ने जल्दी से अपनी दूरबीन निकाली और इम्पेल डाउन की ओर देखा। उसने देखा कि शांत समुद्र अचानक उथल पुथल हो गया था और फिर एक पीली पनडुब्बी अचानक पानी से निकली। कैसे? यह कैसे संभव है? ग्योन के हाथ रेलिंग से टकरा गए, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यह कहा जा सकता है कि उस पीली पनडुब्बी का दिखना ग्योन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ग्योन समझ सकती थी कि मुलाकात के लिए हवाई जहाज था या कोई और युद्धपोत, लेकिन खास तौर पर पनडुब्बी। यह बात ग्योन समझ ही नहीं पा रही थी। आखिरकार यह शांत क्षेत्र था जहां सतह के नीचे भयंकर समुद्री राजा छिपे हुए थे। एक पनडुब्बी यहां कैसे पहुंच गई? क्या उन्हें समुद्री राजाओं का ध्यान आकर्षित करने और पनडुब्बी को डुबाने का डर नहीं था? ग्योन इतनी गुस्से में थी कि वह पूरी तरह से कांप रही थी, क्योंकि उसे अंततः एहसास हुआ कि इस बार ईशान ने उसके साथ पूरी तरह से धोखा किया है। ईशान ने सतह या आसमान से भागने के बारे में सोचा भी नहीं था। उसने एक ऐसा तरीका अपनाया था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, पानी के नीचे से भागना। नौसेना के युद्धपोतों पर घात लगाकर हमला करने और उन्हें जब्त करने से लेकर वाइस एडमिरल मोमोंगा और समुद्री डाकुओं की महारानी का रूप धारण करने तक जेल पर छापे की पूरी योजना बड़ी ही सहजता से सामने आई। यहाँ तक कि आखिरी भागने का रास्ता भी इतने अप्रत्याशित तरीके से तय किया गया था। यह एक बेहद सोच समझकर योजनाबद्ध और त्रुटिहीन जेल छापा अभियान था। संदर्भ संपादन ईशान स्कोफील्ड। अगर ग्योन के पास अभी भी सतह और आसमान में लक्ष्यों को रोकने के तरीके होते तो इस पनडुब्बी के मामले में तो वह सचमुच पागल हो जाती। एक बार जब वे पानी में उतर जाते तो कोई भी उनकी गतिविधियों पर नजर नहीं रख पाता। नौसेना के युद्धपोतों पर पानी के नीचे के लक्ष्यों से निपटने के लिए कोई हथियार नहीं थे और समुद्री पानी डेविल फ्रूट उपयोगकर्ताओं के लिए अभिशाप था। ग्योन उनका पीछा करने के लिए खुद पानी में गोता भी नहीं लगा सकती थी। असफलता। ईशान को रोकने और दबाने का अभियान पूरी तरह विफल होने वाला था। यह सोचकर ग्योन तुरंत चिल्लाया, जल्दी करो, गोली चलाओ। पनडुब्बी के गोता लगाने से पहले उसे डुबो दो। हालांकि तोपखाने से पनडुब्बी को डुबोना कोई आसान काम नहीं था। पनडुब्बियां सतह पर चलने वाले जहाजों जैसी नहीं होती। पानी की सतह पर केवल एक ही प्रवेश द्वार होता था, बाकी समुद्र के नीचे छिपे होते थे। इतनी दूरी पर तोपखाने से इतने छोटे लक्ष्य को भेदना पूरी तरह से किस्मत की बात थी। ग्योन के नेतृत्व में नौसेना ने अंतः स्थिति को संभाला और अपनी तोपों को शीघ्रता से समायोजित किया तथा विपरीत दिशा की ओर गोलीबारी शुरू कर दी। इस बीच कैदी एक एक करके पनडुब्बी के खुले प्रवेश द्वार में कूदते हुए जयकार कर रहे थे। सच कहें तो वे भी बहुत आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने देखा कि वह जहाज एक पनडुब्बी निकला। ट्राफल्गर, क्या यह तुम्हारा जहाज है? पनडुब्बी पर हार्ट पायरेट्स का लोगो देखकर ललित की आंखें चमक उठीं और उसने ट्राफल्गर लक्ष्य से पूछा, इसका नाम क्या है? ध्रुवीय टैंक। ट्राफल्गर लक्ष्य ने बोलते हुए गर्व से अपनी टोपी ठीक की। जी हाँ, यह पनडुब्बी लक्ष्य का समुद्री डाकू जहाज था। दरअसल लक्ष्य और उरूज के शामिल होने के बाद ईशान के पास 3 जहाज थे, आर्क मैक्सिम, उरूज का समुद्री डाकू जहाज और लक्ष्य की पनडुब्बी। मूल रूप से ईशान ने अपने समूह के साथ मुलाकात के लिए आर्क मैक्सिम का उपयोग करने की योजना बनाई थी,
लेकिन इसके जेट संचालित द्विवाल्व का उपयोग सीमित समय के लिए था और आर्क मैक्सिम पहले ही एक बार मरीन मुख्यालय में उजागर हो चुका था। ईशान ने अनुमान लगाया कि मरीन उसके हवाई मार्ग से जाने का अनुमान लगा सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सोने से बना होने के बावजूद आर्क मैक्सिम अंततः एक जहाज ही था। अगर इसे मरीन तोपखाने से टक्कर मार दी जाती तो यह मुश्किल में पड़ जाता। इसलिए सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद आकस्मिक योजना बनाते समय ईशान ने लक्ष्य की पनडुब्बी का उपयोग करने का निर्णय लिया। हालांकि लक्ष्य की पनडुब्बी की अपनी कमियां भी थीं। एक तो इसका अपेक्षाकृत छोटा आंतरिक स्थान था। गलत मत समझिए, दरअसल लक्ष्य की पनडुब्बी का कुल आकार किसी भी सामान्य जहाज से ज्यादा अलग नहीं था। हालांकि चूंकि इसे पानी के नीचे चलना था, इसलिए दबाव झेलने के लिए इसे ज्यादा मजबूत होना जरूरी था, जिसके कारण आंतरिक स्थान संकुचित हो गया। यही कारण था कि ईशान ने पहले इसके थोड़े तंग होने का जिक्र किया था। बेशक हालांकि यह जगह थोड़ी तंग थी, फिर भी सभी को यहाँ ठूंसना कोई समस्या नहीं थी। ईशान ने केवल 4 मंजिलों से कैदियों को रिहा किया था और उनमें से कुछ पहले ही गार्डों और मैगलन के साथ लड़ाई में मारे जा चुके थे, इसलिए वहां फिलहाल 100 से कुछ ज्यादा कैदी ही थे। यह थोड़ा असुविधाजनक होगा, लेकिन फिर भी वे ठूंस कर अंदर घुस सकते थे। दूसरी कमी शांत बेल्ट में नौवहन की थी। दरअसल पनडुब्बियां सी किंग्स का ध्यान आकर्षित करती, जो एक बहुत बड़ा जोखिम था। हालांकि ईशान ने एक समाधान निकाला, जो कि कुजा समुद्री डाकुओं से जहाज को चलाने वाले 2 समुद्री सांपों को उधार लेना था। कुजा समुद्री डाकुओं के जहाज को ले जा रहे ये 2 समुद्री सर्प हालांकि कुछ समुद्री राजाओं की तुलना में आकार में छोटे थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे कमजोर थे। दरअसल ये दोनों समुद्री सर्प बहुत खास थे और इनमें जहरीले समुद्री राजा श्रेणी के जीव थे। कुछ बड़े समुद्री राजा भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। यही वजह थी कि कुजा समुद्री डाकुओं का जहाज शांत पट्टी में आजादी से चल पा रहा था। ईशान के अनुरोध को भावना हैनकॉक ने स्वाभाविक रूप से अस्वीकार नहीं किया। इसलिए ईशान और अन्य लोगों के मरीन जहाज पर रवाना होने के बाद कुजा पायरेट्स ने उनके लिए पनडुब्बी में बदलाव करना शुरू कर दिया। डोरोनी और महेश रेड हार्ट पायरेट्स के सदस्यों के साथ वहीं रुक गए ताकि बदलाव पूरे होने का इंतजार किया जा सके, उसके बाद ही पनडुब्बी को पायलट करके पीछे से उन तक पहुंचा जा सके। अगर कोई अभी पानी में कूदकर समुद्र में गोता लगाए तो उसे पता चलेगा कि लक्ष्य की पनडुब्बी को अब स्टील के तारों से बंधे 2 सी सरपेंट आगे खींच रहे हैं। सी सरपेंट की गति को नियंत्रित करने वाली लगाम पीछे के पतवार से बंधी हुई थी। इस तरह संचालक कॉकपिट के अंदर से पतवार की दिशा बदलकर सी सरपेंट की गति को नियंत्रित कर सकता था। ईशान को ठीक से पता नहीं था कि पनडुब्बी कब आएगी, उसने बस अंदाजा लगाया था। उसने जयदेव को पानी में गोता लगाकर देखने को कहा। जैसे ही उसे पनडुब्बी आती दिखाई देगी, वह तुरंत उसे सूचित कर देगा ताकि वह जाकर उस अजीब हेयर स्टाइल वाले बेवकूफ को वापस ला सके। लेकिन जब मैगलन ने जयदेव को पानी में गोता लगाते देखा तो उसे चिंता हुई कि शायद फिशमैन पायरेट्स के जहाज समुद्र के नीचे भी चल सकते हैं। उसके हाव भाव देखकर ईशान उसके मन की बात समझ गया। मैगलन के चिल्लाने और गियोन को सचेत करने से रोकने के लिए उसके पास मैगलन का मुंह बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कैदी उत्सुकता से एक एक करके पनडुब्बी में कूद गए, जबकि मगरमच्छ, जयदेव और इवा नौसेना की तोपखाने की आग के खिलाफ खड़े हो गए और उन गोलों को विक्षेपित कर दिया जो पनडुब्बी पर गिर सकते थे। ईशान ने एनेल को वापस ले जाकर उसके विरोध को नजरअंदाज करते हुए उसे सीधे प्रवेश द्वार में धकेल दिया। फिर वह जयदेव और बाकियों की ओर मुड़ा और बोला, जल्दी से अंदर आओ। बिना किसी देरी के
सभी लोग भी उसी रास्ते पर चल पड़े और पानी में कूद पड़े। हालांकि जब इवा पानी में कूदा तो एक छोटी सी दुर्घटना घटी। उसका चेहरा बहुत बड़ा था और वह प्रवेश द्वार पर ही फंस गया। अंत में उसे अपने शरीर में हार्मोन का इंजेक्शन लगाना पड़ा, जिससे वह एक महिला में परिवर्तित हो गया और अपना शरीर पतला कर पाया। जब सब लोग पानी में कूद पड़े तो ईशान ने एक ही झटके में एक तोप के गोले को 2 टुकड़ों में काट डाला। उसने तेजी से आ रहे मरीन जहाज की ओर हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा, फिर छलांग लगाकर दरवाजे में गया और उसे ढक्कन से ढक दिया। ईशान के पानी में कूदने के बाद डोरोनी और बाकी लोग तेजी से पानी में डूब गए। जब तक मरीन जहाज आखिरकार इम्पेल डाउन के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तब तक पनडुब्बी का सिलहूट समुद्र की सतह से पूरी तरह गायब हो चुका था। धिक्कार है। असहाय होकर ईशान और अन्य लोगों को अपनी आंखों के सामने गायब होते देख, यहाँ तक कि सभ्य गियोन भी डेक पर भयंकर रूप से पैर पटकते हुए गालियां देने से खुद को नहीं रोक सका। यह एक भूल थी, पूरी भूल। अगर उन्हें पता होता कि वे इस तरह बच निकलेंगे तो उन्हें युद्धपोत इतनी दूर पहले ही नहीं रखना चाहिए था। मैगलन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। नतीजतन डेक पर जहरीली गैस का एक बादल फैल गया, जिससे आसपास के मरीन और जेल प्रहरी तुरंत पीछे हट गए। हालांकि खुली हवा में उसकी जहरीली गैस का असर उतना ज्यादा नहीं था, इसलिए उसने किसी को भी अशक्त नहीं किया। उसने बस किसी को बुलाकर अपनी सीस्टोन हथकड़ियां खुलवाईं और फिर गियोन से पूछा, अब क्या नौसेना के पास कोई अवरोधन योजना बची है? नहीं, ऐसा नहीं है। वाइस एडमिरल गियोन ने सिर हिलाया। अगर हुआ भी तो वे पानी के नीचे से निकले थे। उनकी गतिविधियों पर कौन नजर रख सकता है? इम्पेल डाउन में हुई इस जेल से भागने की घटना मुख्यतः मेरी जिम्मेदारी है, मैगलन ने पछतावे से कहा। मैं अपना इस्तीफा मरीन मुख्यालय को सौंप दूंगा। माफ करना, मैं ज्यादा मदद नहीं कर सका। वाइस एडमिरल गियोन ने पलटकर जवाब दिया। कुछ जिम्मेदारी मेरी भी है, लेकिन फिलहाल इम्पेल डाउन की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हालांकि अभी वो खाली है। इस बीच पानी के अंदर 2 विशालकाय समुद्री सांप अपने शरीर को हिलाते हुए एक चिकनी पनडुब्बी को आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि कैदी पनडुब्बी में एक साथ ठुंसे हुए थे, फिर भी वे उत्साहपूर्वक जयकार और जश्न मनाने से नहीं रुके। रेड हार्ट पायरेट्स के सदस्यों ने पनडुब्बी में रखी बियर निकाली, जिससे एक बार फिर कैदियों में खुशी की लहर दौड़ गई। वे खिलखिलाकर हंसे, अपने प्याले उठाए और आसपास मौजूद सभी लोगों के साथ उन्हें टकराया, चाहे वे एक दूसरे को जानते हों या नहीं। इम्पेल डाउन नामक जेल से आखिरकार भाग निकलने पर कई कैदी वहां सहे गए असहनीय अत्याचारों को याद करके आंसू बहाए बिना नहीं रह सके। कुछ ने तो अपने गृहनगर में ही नया जीवन शुरू करने और शादी करने के बारे में भी सोचा। लेकिन इन सबसे बढ़कर उनमें स्वतंत्रता की लालसा थी। केवल वे लोग ही सही मायने में समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता कितनी मूल्यवान है। कई लोग पनडुब्बी की पारदर्शी खिड़कियों पर लेटे हुए बाहर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने भयंकर समुद्री सांपों को पनडुब्बी को आगे खींचते और बीच बीच में विशाल समुद्री राजाओं की परछाइयां गुजरते देखा। वे घबराकर प्रार्थना कर रहे थे, तुम हमें नहीं देख सकते, तुम हमें नहीं देख सकते। बेपो ने फरहान को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे जहाज पर पैंट पहनना होगा, लेकिन फरहान, ललित और चौपर, जो जश्न में नाच रहे थे, ने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया। इस पनडुब्बी पर विभिन्न भाव प्रकट हुए, लेकिन वे जो बेतहाशा जश्न मना रहे थे, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके बच निकलने से दुनिया को कितना बड़ा झटका लगेगा। पनडुब्बी का पता लगाने के असफल प्रयास के बाद वाइस एडमिरल गियोन केवल निराश होकर ही लौट सके।
उसकी नम्र फल क्षमता कमजोरियों से रहित नहीं थी। ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम होने के बावजूद वह उसे केवल वश में कर सकती थी, बदले में ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थ थी। संक्षेप में, उसकी यह क्षमता आंतरिक भौतिक ऊर्जा को कम करने का एक रूप थी। वह इस विशेषता का उपयोग समुद्री जल के प्रवाह की गति को कम करने के लिए कर सकती थी, जिससे उसके अपने जहाज की गति बढ़ जाती। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस तरीके का उपयोग पनडुब्बी को पकड़ने के लिए कर सकती थी। दूसरा दल पानी के भीतर यात्रा कर रहा था और वाइस एडमिरल गियोन को पनडुब्बी की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब था कि वह न्याय का द्वार खोलकर वापस नहीं लौट सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि न्याय का द्वार खुलने पर पनडुब्बी चुपचाप पानी के भीतर से उसके जहाज का पीछा कर सकती है और इस तरह मरीन मुख्यालय में घुस सकती है। इसलिए वह न्याय का द्वार खोलने की हिम्मत करने से पहले केवल उन नौसैनिक सैनिकों को पानी के भीतर जांच करने के लिए भेज सकती थी जो तैर सकते थे। हालांकि वह यह नहीं जानती थी कि ईशान का उसके साथ मरीन मुख्यालय तक जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि अब वहां जाना व्यर्थ था। यही कारण था कि ईशान ने पनडुब्बी को खींचने के लिए समुद्री सांपों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। शुरू से ही वह विश्व सरकार की विशिष्ट समुद्री धाराओं के प्रभाव से मुक्त होने का इरादा रखता था। स्वाभाविक रूप से उसकी मंजिल अमेजन लिली थी। हालांकि भावना हैनकॉक पहले ही मरीन के साथ निकल चुकी थी, लेकिन ईशान का आर्क मैक्सिम अभी भी द्वीप की खाड़ी में छिपा हुआ था। और अगर उसने समय का हिसाब लगाया तो अंकल राघव चौहान और बाकी लोग जल्द ही आ रहे होंगे। यह जानकर कि ईशान की मंजिल अमेजन लिली है, जयदेव और मगरमच्छ को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उन्होंने ड्रेसरोसा में भावना हैनकॉक और ईशान को साथ साथ लड़ते देखा था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से दोनों के बीच के रिश्ते को समझ गए। अमेजन लिली का नाम सुनकर कैदी ईर्ष्यालु और भयभीत दोनों थे। वे ईर्ष्यालु थे क्योंकि वे जानते थे कि यह द्वीप महिलाओं का एक प्रसिद्ध राज्य है, जहां पूरी आबादी महिलाओं की है। उन कैदियों के लिए जो लंबे समय से महिलाओं को देखे बिना जेल में बंद थे, यह आकर्षण बेहद अप्रतिरोध्य था। लेकिन वे भयभीत भी थे क्योंकि वे जानते थे कि इस द्वीप की महिलाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यह पुरुषों के लिए वर्जित क्षेत्र था और किंवदंती थी कि जो भी पुरुष यहाँ घुसता था उसे बेरहमी से मार दिया जाता था। इसलिए वे वास्तव में इस बात से काफी हैरान थे कि बिग बॉस ईशान अमेजन लिली से कैसे संपर्क कर सकता है। समुद्री सांपों के साथ पनडुब्बी की गति अभी भी काफी तेज थी। उन्हें अमेजन लिली तक लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। जिस खाड़ी में आर्क मैक्सिम लंगर डाले खड़ा था, वहां जैसे ही पनडुब्बी पानी की सतह पर आई और उसका दरवाजा खुला, कैदी एक एक करके बाहर भागे। इससे पहले कि वे आराम से ताज़ी हवा का आनंद ले पाते, उन्हें इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। आर्क मैक्सिम पर सुनहरी चमक बहुत ज्यादा चमकदार थी। कैदियों के मुंह से लार टपक रही थी। कुछ तो सोने को देखकर पागल हो गए थे और असल में हथियारों के साथ जहाज पर चढ़ रहे थे, सोना लूटने की कोशिश कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि उन्हें एनेल की सजा मिली। बिजली का एक जोरदार झटका लगा, जिससे ये मूर्ख लोग काले पड़ गए। क्या मजाक है? यह मेरा जहाज है। हालांकि इस पर अभी ईशान का कब्जा है, फिर भी यह मेरा जहाज है। यह दृश्य देखकर ईशान की भौहें तन गईं। वह अच्छी तरह जानता था कि ऐसे बेकाबू कैदियों को केवल बल प्रयोग से ही रोका जा सकता है। इसलिए उसने एनेल की हरकतों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इन कैदियों को द्वीप पर चढ़ने से रोकने के आदेश जारी करने के बाद ईशान और उसके दल ने अस्थायी रूप से खाड़ी में आराम किया।
युद्ध और तैराकी में कुशल लोगों को समुद्र में भोजन के लिए मछलियां पकड़ने का काम सौंपा गया, जबकि ईशान और उनके नेता अपने अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। जयदेव को पता था कि ईशान व्हाइट बियर्ड और मरीन के बीच युद्ध में हस्तक्षेप करके ओयाजी और उसके दल की मदद करना चाहता है। इस योजना का उसने समर्थन किया क्योंकि व्हाइट बियर्ड भी उसका हितैषी था। हालांकि मगरमच्छ के लिए स्थिति अलग थी। हालांकि वह ईशान के साथ भाग गया था और ड्रैगन हंटर्स पायरेट क्रू में शामिल होने का उसका निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया था। ईशान को शक था कि मगरमच्छ व्हाइट बर्ड को मारने का इरादा रखता है। ईशान मगरमच्छ और व्हाइट बियर्ड के बीच के इतिहास से अनजान था। हालांकि वह मगरमच्छ से इस बारे में पूछना चाहता था। उसे शक था कि मगरमच्छ कुछ भी बताएगा। आरव के उनके साथ जुड़ने से पहले ईशान व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के साथ कुछ समय बिता चुका था और जानता था कि सेकंड डिवीजन कमांडर का पद हमेशा खाली रहता था। इससे ईशान को शक हुआ कि कहीं मगरमच्छ का इस मामले से कोई लेना देना तो नहीं है। हालांकि ईशान इस समय इस मामले में गहराई से नहीं जाना चाहते थे। उनकी मुख्य चिंता इवानकोव थी। इवानकोव की ओर मुड़ते हुए ईशान ने कहा, इवा, क्या आपको लगता है कि आप अंकल ड्रैगन से संपर्क कर सकते हैं? हाँ, तुम क्या करना चाहते हो? इवानकोव हैरान था। मरीन और व्हाइट बर्ड के बीच यह युद्ध वाकई एक बड़ा मौका है। ईशान फुसफुसाया, मरीन लगभग अपना घोंसला खाली कर रहे हैं, इसलिए पवित्र भूमि मैरी जियोइस के पास शायद ज्यादा बचाव नहीं बचा है। अगर इस समय रिवॉल्यूशनरी आर्मी विश्व सरकार के मुख्यालय पर हमला करती है तो आपको क्या लगता है इसका क्या असर होगा? जयदेव और मगरमच्छ ईशान की बातें सुनकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ईशान इतना साहसी होगा। सच कहूं तो इवानकोव भी ईशान के विचार से हैरान था। लेकिन ध्यान से सोचने के बाद इवानकोव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे शक है कि ड्रैगन मानेगा। क्यों? ईशान ने हैरानी से पूछा। क्या क्रांतिकारी सेना का लक्ष्य विश्व सरकार को उखाड़ फेंकना नहीं है? वे इतने अच्छे मौके पर क्यों नहीं मानेंगे? बात आसान है, क्योंकि रिवॉल्यूशनरी आर्मी पर्याप्त मजबूत नहीं है। इवानकोव ने कंधे उचका दिए। ड्रैगन वर्षों से रिवॉल्यूशनरी आर्मी को चुपचाप विकसित कर रहा है क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि रिवॉल्यूशनरी आर्मी में अभी विश्व सरकार और मरीन से सीधे भिड़ने की ताकत नहीं है। एक बार, जैसा कि आपने कहा, वे मैरी जियोइस पर हमला करेंगे तो दुनिया को झटका जरूर लगेगा, लेकिन उसके बाद उन्हें विश्व सरकार की पूरी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आपको शायद पता न हो, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने हर साल अपने कई कैडर खो दिए हैं क्योंकि विश्व सरकार उन पर हत्या के अभियान चलाती रही है। इसके बावजूद विश्व सरकार ने अपनी पूरी ऊर्जा रिवॉल्यूशनरी आर्मी पर केंद्रित नहीं की है। जयदेव ने पूछा, क्या ये 4 सम्राट हैं जो विश्व सरकार का ध्यान भटका रहे हैं? यह सही है, इवानकोव ने जवाब दिया। सीधे शब्दों में कहें तो रिवॉल्यूशनरी आर्मी की नज़र में वे असल में मरीन और विश्व सरकार से योंकों के साथ युद्ध की उम्मीद कर रहे हैं। ड्रैगन इस समय रिवॉल्यूशनरी आर्मी को ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी भी स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होने देगा। मैं समझ गया। ईशान ने आ भरी। उसे एहसास हुआ कि उसने चीजों को बहुत सरल बना दिया था। हालांकि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं, इवानकोव ने कहा। ड्रैगन का बेटा और रिवॉल्यूशनरी आर्मी का एक कैडर होने के नाते, और क्योंकि मैं कुणाल की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंतित हूं, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ युद्ध के मैदान में जाकर खुद देखना होगा। तो मैं तुम पर भरोसा करूंगा। ईशान ने सिर हिलाया। इस विषय पर निर्णय होने के बाद ईशान और अन्य लोग प्रतीक्षा करते हुए बातचीत करने लगे।
दूसरी ओर वाइस एडमिरल गियोन मरीनफोर्ड स्थित मरीन मुख्यालय लौट आई थीं। उन्होंने फ्लीट एडमिरल सेंगोकू को इम्पेल डाउन जेल ब्रेक की घटना का विस्तृत विवरण दिया। सेंगोकू ने गियोन की रिपोर्ट सुनी, काफी देर तक चुप रहा। ईशान द्वारा पूर्व शिचिबुकाई जयदेव और मगरमच्छ को बचाना सेंगोकू के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। शुरू से ही इम्पेल डाउन में ईशान की मौजूदगी के बारे में जानकर सेंगोकू उसके इरादों का अंदाजा लगा चुका था। हालांकि जब गियोन की रिपोर्ट में इस खोज का उल्लेख किया गया कि जेल की सफाई के बाद इम्पेल डाउन के छठे स्तर के सभी कैदी मर चुके थे, तो सेंगोकू कुछ उलझन में पड़ गया। जेल में दंगा भड़काना और पहले से चौथे स्तर तक के कैदियों को रिहा करना, यह समझ में आता है। सेंगोकू ने अनुमान लगाया कि ईशान इन कैदियों को अपने समुद्री डाकू दल में शामिल करना चाहता था। लेकिन फिर ईशान पांचवें स्तर के कैदियों के प्रति उदासीन रहा और छठे स्तर के सभी कैदियों को मार डाला। चाहे आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, यह अजीब लग रहा था। क्या उसे नहीं पता था कि पांचवें और छठे स्तर के कैदी बेहद कुशल कट्टर अपराधी थे? क्या जेल के इन दोनों स्तरों के कैदियों को छुड़ाकर अपनी शक्ति को मजबूत करना बेहतर नहीं होगा? और तो और पूर्व जेल वार्डन शिर्यू ऑफ द रेन, जिसने शुरू में उसका साथ दिया था, मारा जा चुका था। आखिर हो क्या रहा था? सेंगोकू अब ईशान के इरादों को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने गियोन से बस इतना कहा, ठीक है, मैं समझ गया। मैं इस मामले को संभाल लूंगा। तुम अभी अपनी पोस्ट पर लौट सकते हो। हालांकि वाइस एडमिरल गियोन सावधान मुद्रा में खड़े होकर सलामी दी। एडमिरल सेंगोकू, मैं इस युद्ध में भाग लेने के लिए एड युद्ध क्षेत्र में स्थानांतरित होने का अनुरोध करता हूं। हम सेंगोकू चौंक गया। क्यों? यह मेरा पहला असफल मिशन है, गियोन ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। और मैं इतनी आसानी से असफल हो गया। ईशान मेरी निगरानी में भाग गया, इसलिए मेरे लिए उसे व्यक्तिगत रूप से पकड़ना जरूरी है। चूंकि ऐसी अटकलें हैं कि वह इस युद्ध में हस्तक्षेप कर सकता है, इसलिए मैं उसके युद्ध क्षेत्र में आने का इंतजार करने की योजना बना रहा हूं। यह सुनकर सेंगोकू को तुरंत समझ आ गया। वाइस एडमिरल गियोन एक प्रतिष्ठित नौसैनिक परिवार से होने और स्वयं भी काफी ताकतवर होने के कारण हमेशा से ही सहज रही थीं। यहां तक कि उनके करियर में भी कभी कोई बाधा नहीं आई थी। हालांकि इस बार उन्हें अपने जीवन का पहला झटका, इतनी बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा कि स्वाभाविक रूप से वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थीं। अगर कोई और ऐसा अनुरोध कर रहा होता तो सेंगोकू शायद तुरंत मान जाते। लेकिन वाइस एडमिरल गियोन की हैसियत को देखते हुए उन्हें इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ा। व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं के साथ युद्ध निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई थी। अब नौसेना की तो बात ही छोड़िए, बाकी चारों सम्राट भी हलचल मचाते दिख रहे थे। सेंगोकू को नहीं पता था कि युद्ध के मैदान में किस तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं। अगर इस बीच गियोन से कोई गलती हो जाती तो वह पूर्व फ्लीट एडमिरल कांग को समझा नहीं पाता। इसलिए कुछ सोचने के बाद सेंगोकू के पास मना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जरूरत नहीं है। मरीन मुख्यालय की सुरक्षा भी अभी कमजोर है। तुम्हें यहीं रहना चाहिए और मुख्यालय की सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए। याद रखना, मरीनफोर्ड के पीछे एक छोटा सा कस्बा है जहां मरीन के परिवार रहते हैं। यह विदेश में लड़ रहे सैनिकों के लिए आध्यात्मिक सहारा है। हम कोई दुर्घटना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि गियोन जानती थी कि सेंगोकू का तर्क एक बहाना था, वह इसका जरा भी विरोध नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे अनिच्छा से सहमत होना पड़ा। हालांकि जैसे ही गियोन जाने वाली थी, उसने अचानक बाहर शोरगुल सुना।